नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाएँ। आज के कार्यक्रम में हमारे अतिथि हैं हर्ष कुमार जी और हर्ष कुमार जी हमें बताएँगे कि साहब कि ये धनखड़ साहब ने ये क्या किया? क्यों किया? कैसे किया? तब धनखड़ साहब ने तो चौंका दिया सबको। मैं रियली बताऊं कि कल शाम जो है हम लोगों ने इस बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जो भी गतिविधियां हुई। हमने भी आज सुबह जो है अखबारों में देखा, जो सब कुछ छपा है बड़ी डिटेल से। और चूंकि हम लोग 8:30-9 बजे के करीब अपना लाइव कर लेते हैं रूटीन में, उसके बाद अपना मैच वैच देखने लग जाते हैं इधर उधर के कुछ भी। तो उसके बाद ध्यान ही नहीं दिया कि क्या हुआ। और वैसे भी कि अगर हमें पता भी चल जाता तो हम कहते क्या, बताते क्या, ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। क्योंकि कल शाम जितना घटनाक्रम तेजी से घटा है, और 4:30 बजे वाली जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है इनकी, उसमें किरण रिजिजू और जेपी नड्डा दोनों का ना जाना, बायकॉट करना एक तरीके से उसका, तो वो धनखड़ साहब को मुझे लगता है कि अपमानजनक लगा कि भाई मंत्री नहीं आए, नेता सदन नहीं आए मेरी बैठक में, संसदीय कार्य मंत्री को आना था, अगले दिन का कार्यक्रम तय करना था। और उसी के बाद ये 2 या 3 घंटे के अंदर सारा कुछ घटनाक्रम हुआ। और सोशल मीडिया पे आपने देखा ही होगा कि मेरे ख्याल में 9 9 साढ़े 9 बजे के आसपास उनकी वो जो चिट्ठी है वो वाइस प्रेसिडेंट का जो सोशल मीडिया है उस पर डाली गई कि उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। तो सब इतना घटनाक्रम हाई लेवल पे चला कि किसी की समझ में कुछ आया नहीं है। अब हम और आप जो है कुछ भी बात कर ले, लेकिन सब लोगों के पास अंदाजे ही हैं कि हुआ क्या है। और ये तो बात सही है कि खटपट सरकार के साथ हुई है जगदीप धनखड़ की। और जिस जिस तरह का मिजाज इनका रहा है पहले से, तो हुँ, ये तुनक मिजाज टाइप आदमी तो हैं। ना, और बस वो तुनक में आके कर दिया कुछ इसने। ना, मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, बिल्कुल तुनक मिजाज नहीं है। देखने में तो बड़े मैच्योर लगते हैं ये, नहीं, नहीं, मैं बातें बता करते रहा हूँ हैं। आपको कतई तुनक मिजाज नहीं है। ज़रा-सा मतलब हिंट भी नहीं है तुनक मिजाजी। नहीं तो ये फैसला तो मैं ये इनको बता। पर्सनली जानता हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ आपको हम्म। और कई फोरम्स पे हम आमने-सामने भी रहे हैं, हाँ बिल्कुल, आप यानी तो ये लीगल तो फोरम राजस्थान पे से आते हैं। आमने-सामने भी रहे हैं, तो ये तो इतना मीठा बोलते हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता। नहीं मीठा तो है, तुनक मिजाज से मेरा मतलब ये है कि किसी बात को उन्होंने दिल पे ले लिया और उस पर इतना देखिए, जो इस तरह के सॉफ्ट स्पोकन लोग होते हैं वो इसी तरह के डिसीजन लिया करते हैं। इनको कहा गया है, छोड़ दीजिए, नहीं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएँगे। नहीं क्यों कहा गया है, आप बताइए फिर। क्योंकि कई दिनों से खासतौर से एक बात तो सबसे अजीब बात जो हुई पिछले कुछ दिनों में, वो इनकी केजरीवाल की जो मीटिंग इन्होंने केजरीवाल से की, केजरीवाल को वो होस्ट तो किया फोटो अपने यहाँ। मैंने भी दिखाई लोगों से केजरीवाल सबको कि भाई केजरीवाल जो केजरी है, वो ना तो राज्यसभा का मेंबर है, ना किसी संवैधानिक पद पर है और और एक अक्यूज्ड क्रिमिनल है। तब तो केजरीवाल तो इनका स्वास्थ्य लाभ जो है वो क्या रहा इनका, वो पूछने के लिए हालचाल गया था। और केजरीवाल की समस्या ये थी कि संजीव अरोड़ा का इस्तीफा दिलवाया है उसे और अपना किसी और को राज्यसभा में भेजना है। तो केजरीवाल तो अपने चक्कर में इनसे मिलने के लिए गया था। अब कहीं धनखड़ जी को भिजवा रहा है क्या केजरीवाल फिर राज्यसभा में, आप ये भी बता दीजिए। राज्यसभा का चेयरमैन क्या राज्यसभा की सीट के लिए ट्राई करेगा? नहीं तो कुछ आप बताइए ना, केजरीवाल की इतनी हैसियत क्या हो गई कि केजरीवाल का जो मिलना है वो इतना नागवार लोगों को गुजर रहा है कि साहब केजरीवाल मिला था। और हालचाल तो लोग पूछने के लिए जा ही रहे थे, उनकी सर्जरी भी कुछ बताते हैं थोड़ी बहुत हुई थी एम्स में अभी कुछ महीने पहले। चक्कर वक्कर खा के गिर पड़े थे वहां नैनीताल जब गए थे अभी जून में। स्वास्थ्य की बात तो इन्होंने सही पकड़ी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये स्वास्थ्य का जो रीजन इन्होंने दिया है ये किसी को हजम नहीं हो रहा, ना हमें हजम हो रहा। नहीं, नहीं, वो ये कतई रीजन हजम तो है होने नहीं। वाली बात भी नहीं है। हम्म, इनको डेफ़िनेटली इनको कहा गया है छोड़ने के लिए और छोड़ने के हम्म, लिए जो मुख्य मुझे जो लगता है, जो मैंने विश्लेषण किया है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी वीडियो डाला है इसके ऊपर और अच्छा। मुझे तो 2 कारण इसमें समझ में आ रहे हैं। जी। अ,
दो कारण, एक ये है कि एक तो इन्होंने कल बिना सरकार से कंसल्ट किए हाँ, वही वाला तो है कोई मामला। इम्पीचमेंट मोशन जो है वो ऑपोजिशन का एक्सेप्ट कर लिया। स्पॉन्सर किया हुआ, उसको एक्सेप्ट कर लिया, हाँ, वो तो है ही। एडमिट कर लिया कि भाई हाँ। ऐसे थोड़ी होता है। अरे तो सरकार जो उसी के है बाद वो तो कभी बीएससी भी की बैठक थी। हम्म, उसी के बाद बीएससी की बैठक थी 4:30 बजे। 4 बजे हम्म। ये बोले हैं कि मैं स्वीकार कर रहा हूं, और 4:30 बजे बैठक है। उसी के बाद तो किरण रिजिजू ने कहा कि यार ये कमाल कर रहे हैं, हम सुबह ही एक्सेप्ट कर चुके लोकसभा में, और ये वहां पे एक्सेप्ट करके आ गए। तो वो जो था ना, वो खास तौर से कि बिना सरकार को कंसल्ट किए और उसको एक्सेप्ट कर लिया। वो जो पहले से इनके लिए जो प्रश्न चिन्ह चला रहा था वो था। भाई दूसरी बात और आउट हो गई, जो हम्म। जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, वो ये है कि साहब कि इन्होंने ये भी तय कर लिया कि ये ना केवल इसको एडमिट इन्होंने किया, ये कह रहे थे कि साहब हम शेखर यादव का भी एडमिट करने जा रहे थे। उसके पहले ही वो इनसे जो इस्तीफा ले लिया गया। वो जो दिया हुआ था। हुँ, हम्म। हुँ। तो वो लेकिन जो शेखर मुझे यादव ऐसा यादव लग वाला मामला था, वो इनके टोटली विरुद्ध चला गया कि शेखर यादव को आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो? शेखर यादव वाले में तो सरकार चाह ही नहीं रही थी कुछ भी करा जाए। नहीं, शेखर यादव हाँ। बनता ही नहीं है। हाँ, वो कोई भ्रष्टाचार का मामला थोड़ी है, उसने बिल्कुल अपना बिल्कुल। ओपिनियन एक्सप्रेस किया। उन इन दोनों मामलों का कोई कोई तुलना नहीं है, कोई समानता नहीं है किसी भी तरह की। वो अलग वो चीज है, तो वो अलग चीज चूँकि कांग्रेस वाले जो हैं वो सनातन धर्म को स्वयं इंटेलेक्चुअल करप्शन मानते हैं ना। हम और आप है। तो इंटेलेक्चुअल करप्शन के प्रोडक्ट हैं उनके लिए। हम्म। हम्म। तो वो जो थे उसको दोनों को कहा कि साहब इस कर लेंगे। उसमें से कहीं वो चक्कर में थे उनके और सरकार को पता चल गया, तो इसलिए उनका इस्तीफा लिया गया। मेरा तो ऐसा मानना है। आप नहीं, बताइए? यही हमने भी अपना जो एनालिसिस किया यही किया कि वो वाला उन्होंने कैसे स्वीकार कर लिया वहां पे, वो वाला था। और गवर्नमेंट ये भी चाह रही थी कि भाई राज्यसभा में नहीं शुरुआत इसकी, इनिशिएट इसका होना चाहिए, इसे लोकसभा में होना चाहिए। क्योंकि राज्यसभा में ऑलरेडी उन्होंने वो वाला मामला डाला हुआ, फिर उसके बाद विपक्ष का प्रेशर रहता है कि उस मामले में भी कराओ। अब इन्होंने, लेकिन इसमें एक यहाँ भी पेच ये है कि कांग्रेस वाले, विपक्ष वाले पहले तो ये कह रहे थे कि हम जस्टिस वर्मा पे नहीं करेंगे, उसमें सपोर्ट नहीं करेंगे अगर शेखर कुमार यादव वाले पे ना किया गया। लेकिन ये 63 का जो अचानक आया, 63 के साइन करके दिए अपोजिशन वालों ने, ये घटनाक्रम भी मुझे लगता है कि अचानक पिछले 24 घंटों में ही चला, पहले कोई खबर नहीं थी हाँ, इसकी। और इसका संभवतः इनको ज्ञान था और इन्होंने हम्म। सरकार को बताया नहीं, तो सरकार को बड़ा बिल्कुल बिल्कुल। एम्बैरेसमेंट हुआ। हाँ। बहुत, बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट, कल मतलब इतना आप देखिए कि उनका चेहरा फक पड़ गया सबका कि ये क्या हुआ? ये व्हाट इज़ ही डूइंग? हाँ, ये इसी उसके पहले वजह से वो तो में जेपी सोनिया नड्डा गांधी और की भी तारीफ़ कर चुके हैं कि सोनिया गांधी जी ने बड़ा ध्यान रखा मेरा जब मैं एडमिट था हॉस्पिटल में। वो तो ख़ैर छोटी चीज़ें हैं, वो तो हाँ, स खैर कोई बात नहीं है। सतपाल मलिक भी पता नहीं क्या-क्या बोलता रहा, ध्यान नहीं दिया इन्होंने। हम्म। नहीं, लेकिन अगर हाँ, ये ये इस स्थिति तक पहुँच जाए कि साहब शेखर यादव का जो है वो बिना सरकार से कंसल्ट किए शेखर यादव का एक्सेप्ट कर लें और उसके बाद फिर उसके ऊपर जाँच कमेटी बैठा दें, तो ये तो बहुत ज़्यादा सरकार को एम्बैरेसमेंट हो जाता। मेरी सूचना तो ये है कि इनको कहा गया कि आप तुरंत रिज़ाइन कीजिए। नहीं हाँ, रिज़ाइन बिल्कुल। करेंगे तो मॉर्निंग में हम आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। ये हाँ। बताया गया उनको। ऐसा और आज इसकी जिस तरह से कोई मोदी जी का मेरे पास ट्वीट इसका आया कोई है ना, प्रूफ़ नहीं है। प्रूफ़ कोई नहीं है मेरे पास इसका, लेकिन ये चर्चा है। नई चर्चा है ये। और आज जिस तरह से मोदी जी ने ट्वीट किया है ना, आपने देखा होगा 2 लाइन का, कि 2 उन्हें लाइन का, भाई कई बिल्कुल कई फ़ॉर्मेलिटी। बिल्कुल बिल्कुल औपचारिक है। ये बिल्कुल भी ये साफ है कि भाई ठीक है, हमने फॉर्मेलिटी कर दी, वो भी उनके रेजिग्नेशन के 12, 14, 15 घंटे के बाद, कि भाई हम चलो ठीक है। मोदी जी ने, क्योंकि जितने भी बीजेपी के लीडर्स थे, मंत्री लोग थे, सब लोग सहमे हुए थे कि यार इस पे रिएक्शन दें तो क्या दें। तो उसी वजह से मोदी जी ने कहा होगा ठीक है लो भाई मैं ट्वीट कर देता हूँ, खत्म करो इस किस्से को। और आपको मैं बताऊं कि जैसे ही उनका वो ट्वीट आया है, वो उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया वहां राष्ट्रपति के यहाँ। तो वो सूचनाएं दोनों साथ आई, दोनों कंफर्म होके एक साथ आई। वो जो फिर नहीं होम वो तो मिनिस्ट्री का वो आया। एक्सेप्ट होते ही उन्होंने ट्वीट कर दिया होगा। हाँ हाँ, वही मतलब उन्हें तो पता लग गया होगा कि वहां एक्सेप्ट हुआ। तो वो चीजें दोनों साथ ही हुई। उनके निश्चित रूप से इसमें सरकार का तो इन्वॉल्वमेंट है ही।
टैक्स से पैसे कैसे हो जाएगा, सरकार नहीं चाहेगी तो। और मुझे तो एक बड़ा विपक्ष वालों के लिए देखिए ना, ये जो है अभी दिसंबर में अविश्वास प्रस्ताव पता नहीं क्या क्या लाए थे धनखड़ के खिलाफ, और आज सारे के सारे धनखड़ के समर्थन में बोल रहे हैं, सबको सहानुभूति होगी। अरे वो वहीं से तो ये चीज लीक हुई ना शेखर यादव वाली, क्योंकि आप देखो जयराम रमेश का ट्वीट वगैरह थे कि हाँ, हम मैंने 1 पढ़ा। बजे उनसे मिलने वाले थे किसी महत्वपूर्ण विषय पर। तो हम्म। महत्वपूर्ण विषय शेखर यादव वाला था। हाँ, उसने कहा कि किसी न्यायिक उस डिसीजन पे वो आने वाले थे, और हाँ, मुझे लग रहा है कि शायद आज अगर कल नहीं रेजिग्नेशन होता तो आज वो राज्यसभा में शायद उस बारे में भी कुछ बोलते, उसके बारे में, शेखर यादव के बारे में। तो बड़ा स्थिति है। अब हाँ, आएगा कौन? नहीं, अब तो कल हम आपके जयपुर में ही सुनना चाहेंगे धनखड़ जी क्या बोल देंगे, क्योंकि धनखड़ जी चुप रहने वाले तो आदमी है नहीं। हाँ। जिस तरीके से मतलब जुडिशरी के खिलाफ उन्होंने जो है अपने बाण उठाए हुए नहीं, नहीं, थे नहीं, वोटिंग देखिए के वजह अब से। वो तो प्राइवेट प्रोग्राम में आ सकते हैं क्योंकि वो उनका ऑफिशियल प्रोग्राम था एज़ वाइस प्रेज़िडेंट। हम्म। अब तो उनको या तो चेंज करना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा। एक चीज़, दूसरी बात, अगर उनकी तबीयत ख़राब है तो पता नहीं अटेंड करेंगे भी कि नहीं करेंगे। सो आई एम नॉट श्योर कि वो होगा भी प्रोग्राम कि नहीं होगा। नहीं, मुझे तो लग रहा है कि होगा प्रोग्राम, और बोलेंगे भी वो, आप देखिएगा। तो ऐसा है साहब, कन्फेडरेशन ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स ऑफ इंडिया की तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जो है वो सरकार की इच्छा के विरुद्ध प्रोग्राम कर ले। जैसे उनका पूर्व निर्धारित होगा ना प्रोग्राम तो। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, बस आप सोच लीजिए कि कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट नहीं, 100% वो लेकिन ये, पूछेंगे ऊपर, वो ऊपर पूछेंगे नहीं, साहब हमें क्या मैं करना है। देखिए, मैं तो इस चीज को नहीं डिकोड कर पा रहा हूं कि भाई ये प्रोग्राम क्या कल ही लगाया गया, या ये प्रोग्राम पहले से होना था और उपराष्ट्रपति इसमें जाने वाले हैं, ये प्रोग्राम कल शाम को घोषित किया गया। मैं दोनों चीजों में कंफ्यूज हूं ना। ये तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये प्रोग्राम कल ही कहा हो कि भाई मैं इस्तीफा दे रहा हूं और तुम एक प्रोग्राम वहां पे रखो, ऐसे तो नहीं हो सकता। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होगा निश्चित रूप से ये। अब ये तो आपके रियल एस्टेट वालों को देखना है कि भाई आपने उपराष्ट्रपति को बुलाया था, या ये एक तो पूर्व उपराष्ट्रपति आ रहा है आप प्रोग्राम में। लेकिन आप तो प्रोग्राम में शशि वो भी तो थरूर बदल गया। आप शशि थरूर और जेपी नड्डा को उपराष्ट्रपति बनवा रहे हो। नहीं सर, जैसे आपने बताया है कि इतने सारे रूमर चल रहे हैं, इनमें से भी एक रूमर है सर, एक बार बताइए। मेरा तो मानना है शशि थरूर बिल्कुल उपयुक्त पर्सन है इस काम के लिए। शशि थरूर मास लीडर है। मास लीडर को तो जब तक उसकी एक्टिव लाइफ खत्म नहीं हो जाए तब तक थोड़ी बनता है। अरे सर, एक्टिव हमारे लाइफ खत्म है उसकी, आप ये अब देखें क्या कि करना है उसका। आज तक कितने मास लीडर जो है वो राष्ट्रपति बने, एक भैरव उपराष्ट्रपति बने, एक भैरव सिंह जी की याद आती है मुझको। उसके अलावा हाँ, मुझे तो कोई ध्यान नहीं है कि कोई बाकी तो सब मास ये लीडर जो डिप्लोमेट है वो डिप्लोमेट ही बनते रहे, उपराष्ट्रपति। सारे ब्यूरोक्रेट बनते रहे, इसी टाइप के लोग बनते रहे। मुझे कोई नहीं याद आता, चाहे राधा कृष्णन रहे हों और चाहे उसके बाद आपके जाकिर हुसैन रहे हों, चाहे वीवी गिरी रहे हों, सर ऐसा है जितने कि भी हैं लेकिन अब कोई मास लीडर नहीं है। अब तो कोई भी बन जाए चाहे इस बीडी मामले में, जत्ती रहे हों, किसी बहुतों को तो किसी नाम ही नहीं कोई पता भी हो। किसी का भी बनना हो, लेकिन वो मुद्दा ये नहीं है कि बनेगा कौन। अब तो असली तो लड़ाई यही, असली तो किस्सा यही है कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ कैसे। दिलचस्पी तो लोगों की यही है। देखिए इसमें वैसे सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं आने वाला कभी भी। इसमें जब भी बोल लेंगे धनखड़ ही बोल लेंगे, और फिर बोल लेंगे तो फिर वही फिर सतपाल मलिक बनेंगे दूसरे। बताइए आप, सतपाल होगा मलिक कि से नहीं ज़्यादा तो इनका हो गया ऑलरेडी। सतपाल मलिक को होगा। तो 5 साल कम से कम संभाल के तो रखा। हाँ। सतपाल मलिक तो बार बार बाल बाल बच रहा है, बार बार हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, बार बार घर लेके जा रहे हैं, तो बस पता नहीं कैसे उसकी गाड़ी चल रही है सतपाल मलिक की। तो उसके तो लोग सोशल मीडिया लोग तो पे कह जब रहे हैं कि पोस्ट साहब कि आती वो है, सारा काम सीबीआई से बचने के लिए कर रहा है। अरे वो जब उसकी पोस्ट आती है ना, जो भी उसके कोई शुभचिंतक हैं वो पोस्ट डालते हैं कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूं, उसके नीचे आप कमेंट पढ़ना कभी लोगों के जो लिखते हैं। लोग यहाँ तक लिख देते हैं, मतलब पूरी उस पर उतर आते हैं बेशर्मी पे। लोग यहाँ तक लिख देते हैं कि आपका जो है आपकी यहाँ इस देश को कोई जरूरत नहीं, आप जल्दी निकलो यहाँ से।
यहाँ तक लिख देते हैं लोग, वाह तो बड़े दुष्ट लोग हैं, कमेंट ऐसे ऐसे करते हैं। तो साहब अगला कौन बनेगा? धनखड़ जी ने चौंका दिया, लेकिन कमाल हो गया साहब। आप एक ऐसा बड़ा डेवलपमेंट जो है किसी ने वो उम्मीद नहीं की थी कि पार्लियामेंट आप सेशन एक के बीच में। बड़ा चुटीला ट्वीट किया साहब कि साहब की 2 जाटों पर भरोसा किया और दोनों ने ही तो धोखा दिया, तो जब सर धनखड़ जी ये ने तो क्या धोखा दिया? नहीं, तो ये सर ये धोखा नहीं था जो आप बात बता रहे हो, शेखर यादव वाला मामला, और जिस तरह की वो सोच थी उनके दिमाग में, वो करने वाले थे, तो धोखे से कम थोड़ा ही है सर। सरकार को आपने ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया, इतना महत्वपूर्ण सेशन शुरू होने वाला है जिसमें कई बड़े बड़े डिसीजन होने वाले हैं, 1 महीना चलने वाला है, और पहले दिन आप बखेड़े का काम कर दे रहे हो सरकार के खिलाफ। चौंकाने वाला तो था ही सर, 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ अभी तो। ऐसे कौन दांव पे लगाता है अपना उपराष्ट्रपति पद? अच्छा ही नहीं, वो तो सब सुविधाएं तो सब मिलेंगी, उपराष्ट्रपति वाली नहीं, रिटायरमेंट वाली, पोस्ट रिटायरमेंट हाँ, जो। वो कोई बंगला मिल जाएगा, सिक्योरिटी मिल जाएगी, तो ठीक है। वो तो हमारे जो भी है उनको मिलती है ना। भैरव सिंह जी को तो 2-2 मकान मिले हुए थे। अच्छा एक दिल्ली में, और स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ भी दे रखा था अच्छा एज अच्छा। पूर्व मुख्यमंत्री। हाँ सही बात है, वो तो भाई पूर्व मुख्यमंत्री रहे और लंबे समय तक राजस्थान की राजनीति चलाई है उन्होंने। तो ये तो बड़ा विचित्र मामला हो गया। चलिए, लेकिन खैर, और दूसरा आपके साहब योगी जी को तो आज बल्ले-बल्ले हो गई सुप्रीम कोर्ट में। हुँ? हाँ, ये तो कल वो अश्वनी उपाध्याय भी बता रहे थे, उन्होंने भी कोई याचिका डाली हुई थी कि जो नाम है और वो डिस्प्ले करने वाली, उससे भी एक्सेप्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने। कल वो भी वीडियो डाल रहे थे कि उन्होंने भी डाली हुई थी इसमें। और आज का जो स्टैंड है तो बिल्कुल क्लियर ही हो गया कि भाई क्यूआर कोड वाला जो है उसमें कुछ गलत नहीं है, आपको करना पड़ेगा, और नाम लिखने में अपना सबको क्या दिक्कत हो सकती है। ये अच्छा डिसीजन है, बढ़िया है। हाँ, ये बात एक्चुअली यदि आप निर्णय पढ़ें तो उन्होंने कहा कि भई जो कुछ भी कानून के अंतर्गत हो वो किया जाए। हाँ और फिर जो है वो ये फिर से खड़े हो गए अभिषेक मनु सिंघवी कि साहब ये क्यूआर कोड करा रहे हैं। नहीं, वो उसको हम कंसिडर नहीं करते। हमने जो कहना था वो कह दिया। तो बिल्कुल। मतलब पूरी तरह से एक हमारे योगी जी का एंडोर्समेंट हो गया। हाँ सही बात है। और आप ये देखिए कि ये जो चीजें थी ये पिछले साल से चल रही थी। पिछले वाले जो सीजीआई थे उनके समय भी हुआ था, उस समय तो शायद चंद्रचूड़ ही थे। लास्ट ईयर भी तो ये मामला उठा था कांवड़ यात्रा के समय, नाम वाम लिखवाने का, कि सबको नाम लिखवाने होंगे। तब भी तो ये सारी बातें हुई थी। और अब की बार ये स्टैंड सब ये क्लियर हो गया, अच्छी बात है। और नाम लिखवाने में किसी को क्यों दिक्कत है भाई? और वो क्यूआर कोड है, उस क्यूआर कोड को स्कैन करके जब आप पैसा ले रहे हो तो उसमें नाम छिपाने वाली बात क्या रहेगी? उसमें तो नाम आना ही आना है सामने। अच्छी बात है वो तो। नहीं, भाई तो आप योगी जी ने कहा गूगल ना पे से कि आप पेमेंट भी तो ले रहे हो, क्यूआर क्यूआर कोड कोड। जो है वो बाहर लगाओ दुकान के। बड़ा। नहीं सर, ये दुकान के बाहर ही लगते हैं, क्यूआर कोड के अंदर लगेंगे। और बिल्कुल सही बात है, लगाओ आप। बढ़िया रहा। योगी जी तो हमारे मेरठ आए थे अभी संडे में, और कावड़ियों पे उन्होंने पुष्प वर्षा की, वहां पे बहुत देर रुके। बड़ा कार्यक्रम था योगी जी का। और उन्होंने ये भी कहा कि हर साल जो है कावड़ यात्रा को बदनाम करने की भी चाल होती हैं, तरह तरह की चीजें चलाई जाती हैं सोशल मीडिया पे और वो सब। तो उसको लेके भी उन्होंने काफी अच्छा कहा। लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे हमारी साइड में, इधर यूपी में, वेस्ट यूपी में कावड़ यात्रा में जो ये डीजे वीजे का इस्तेमाल है, इसे लेके लोग बड़ा ऐतराज करते हैं। थोड़ा सा ये कम होना चाहिए। बहुत बुरा हाल कर देते हैं, मतलब इतना पोल्यूशन, इतना शोर, इतना सारा कुछ हो जाता है। वो उधर जो बिहार में निकलती है ना कावड़ यात्रा, वो थोड़ा हाँ। एकदम पारंपरिक टाइप की होती है। कच्चे रास्ते से वो कावड़िया गुजरते हैं। इसमें मेरा मानना है कि सरकार को एक रूट इसका बनाना चाहिए कि हाईवे वगैरह डिस्टर्ब ना हो कावड़ यात्रा से, और एक सेपरेट मार्ग हो कावड़ियों का, और उस पर वो चलते रहे अपना, किसी तरह का विवाद ही ना हो। वरना हर साल ये गाड़ियों में तोड़ फोड़ वगैरह, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं। कावड़ यात्रा में बहुत बहुत लोग ऐसे शामिल हो जाते हैं जो लौंडे लपड़े टाइप के, वो जो है बहुत
क्योस भी पैदा करते हैं और प्रशासन के लिए बड़ी अपरिहार्य स्थितियां पैदा हो जाती हैं। उन सबको थोड़ा सा डिसिप्लिन किया जाना चाहिए। अगर पहले से कहेंगे कि भाई इस बार अलाउड नहीं करेंगे डीजे और फलाना, तो चीजें रुकेंगी भी, क्योंकि फिर ये चीजें अगर आप रोकते नहीं है तो बढ़ती चली जाती है। बाकी तो कोई सब कुछ ठीक चलता ही है इंसान, तो प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ, और थोड़ा सा इनका तो क्या है कि ये भी तो आया ना कि जबरदस्ती लोगों को घुसेड़ के और तमाशे करवाए जाते हैं। हाँ, उसकी आड़ में क्या होता है कि वो गलत लोग उसमें घुस जाते हैं और अरे अब की बार तो समाजवादी पार्टी वालों बड़े कावड़ लेके आ रहे हैं, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बड़े बड़े फोटो लगा के। ये पता नहीं इनको क्या कावड़ यात्रा की सूझ गई, इन्हें लग रहा है कि साहब हिंदुओं के लिए कुछ कर लो, अगर हिंदुओं के वोट लेने हैं तो। नोएडा वोएडा के कावड़ कावड़ के कई लोग गए, उसमें जो है समाजवादी पार्टी का बैनर लगा हुआ था, हमने देखा। अखिलेश यादव ने उसका वीडियो भी शेयर किया सोशल मीडिया पे। और अभी बता रहे कि वहां पे इटावा में इन्होंने एक शिव मंदिर बनवाया है, अखिलेश यादव ने, केदारेश्वर महादेव महाकाल मंदिर क्या है उसका नाम है। और उसका ट्रस्ट है जो, उसमें अखिलेश यादव ही हैं, डिम्पल ने और अखिलेश यादव ने उसका वो कराया था भूमि पूजन। तो राम मंदिर के कुछ महीने के बाद ही शुरू हुआ था उसका निर्माण भी, तो वो भी मंदिर बनवाया है इन्होंने वहां पे। ये भी लेटेस्ट डेवलपमेंट आ रहा है। तो गतिविधियां चल रही हैं सब। उत्तर प्रदेश में तो अब सारी चीजों को विधानसभा चुनाव से ही जोड़ के देखने लगे हैं, लोगों को लगने लगा है कि भाई अब वापस आ रहा है, विधानसभा चुनाव का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, तो सारी चीजें उससे जुड़ गई हैं अब तो यहाँ। तो क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल बढ़िया लग रहा है जयंत सब। जयंत बाबू तो पक्के हैं बैठे। नहीं, जयंत तो अभी पक्के ही है, जयंत को कोई दिक्कत नहीं है। जयंत को वैसे भी एक बात देखिए ना, जो हर आदमी सत्ता के साथ रहना चाहता है, सत्ता से अलग जाके किसी को कोई फायदा है नहीं। जयंत को मिनिस्टर बना रखा है, इंडिपेंडेंट चार्ज दे रखा है, बढ़िया है, काम फर्स्ट क्लास चल रहा है जयंत चौधरी का, क्या दिक्कत होगी। और जो सीटें जीती हुई हैं जयंत की, मुझे लगता है कि वो सीटें मिल जाएंगी उसे, कि कम से कम जो जीती हुई है वो तो आपकी है ही, बाकी जो मांगेंगे दो चार वो भी दे देंगे। अब देखिए इधर यहाँ जैसे मुजफ्फरनगर में 6 सीटें थी, उनमें से 5 हार गई थी भाजपा। इस समय केवल एक बीजेपी का एमएलए है वहां पे। तो सारी हारी हुई सीट है, अगर वो दे ही दें उसको, जो आरएलडी वाला है, तो उनकी सीट में उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट्स भी ऐसा बीजेपी के पास कोई खास है नहीं वहां पे, सब हारने वाले ही कैंडिडेट हैं, जो पिछले हैं वो भी सब हार ही गए। तो सीट शेयरिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है उसको, तो ठीक है। पर आशा करता हूँ कि ये तीसरा जाट नेता जो है ये मोदी जी को धोखा नहीं देगा। वैसे एक चीज देखिए, वो जयंत बड़ा मैच्योर तरीके से बिहेव कर रहा है हाँ। जब से बीजेपी में आया। नहीं, उसका कोई जयंत का बिहेवियर पहले वो से मैच्योर रहा है। जयंत लूज टॉक तो कभी करता नहीं है, कल्चर्ड है, पढ़ा लिखा है, बढ़िया है। वो उस तरह की जो, जैसे अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो जिस तरह की रफ जुबान बोलते हैं ना, कभी भी किसी के भी, कोई भी नेता हो चाहे विपक्ष का हो, को भी हो, जयंत ने कभी, मैंने देखा नहीं किसी के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए। मैच्योर तो है ही। हाँ, कभी सोशल मीडिया में भी उसकी कोई उल्टी-पुल्टी बात आती नहीं है, कभी उसकी नहीं, तो कभी चुप्पी नहीं, सुनने बनी है। कभी नहीं। अगर छोटा मोटा कई बार उसे कोई ऐतराज भी होता है किसी बात पे, तो छोटा मोटा वो सांकेतिक चुटीला सा एक ट्वीट कर देता है कभी कभी, कि भाई उससे लग जाता है कि भाई ये बात उसे पसंद नहीं आई। लेकिन कभी भी आपने देखा होगा, एक भी कोई स्टेटमेंट जयंत ने कभी ऐसा नहीं दिया कि आप, अब तो देखिए वो बीजेपी के साथ है, एनडीए का पार्ट है, कभी इनके अखिलेश या राहुल गांधी के बारे में कोई एक शब्द नहीं बोलना कभी भी। जो पुराने साथी हैं किसी के बारे में कभी कुछ नहीं कहता, इस तरह की टिप्पणियां करता नहीं है जयंत चौधरी हाँ, जी। ये तो बड़ी चीज़ है। और दूसरे आपके ये इलेक्शन कमीशन तो अड़ गया है इस बार। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ना साहब ना, हम तो कोई वो आधार को, एपिक को, राशन कार्ड को तो हम तो कतई नहीं मानेंगे। और आज तो आपने देखा होगा बिहार विधानसभा में तो हंगामा मचा रहे थे हमारे अरे तेजस्वी के वहां लोग। तो मार्शल बुलाने पड़े, धक्का मुक्की हुई है जबरदस्त बिहार में तो। हाँ, बहुत बवाल हुआ है वहां तो।
और ये देखिए पार्लियामेंट में भी तो रोजाना इसी आपने देखा होगा आज पार्लियामेंट क्यों कैंसिल हुई। उधर लोकसभा में तो ये इस बात पे अड़े हुए हैं कि वो उस पे बात करो, ऑपरेशन सिंदूर पे। राज्यसभा में कल से ही ये एसआईआर पे अड़े हुए हैं कि इस पे एसआईआर पे बात होनी चाहिए। और सरकार की जिद ये है कि भाई हम तो अपनी मर्जी से जो जिस तरह से हमने चलाना है हम तो उस मर्जी से चलाएंगे, विपक्ष की शर्तों पे हम सदन नहीं चलाएंगे। उन्होंने कह दिया कि वहां 16 घंटे की डिबेट कराएंगे लेकिन नेक्स्ट वीक, क्योंकि ये सब कह रहे हैं कि भाई मोदी जी को उस पर रिप्लाई करना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर पे। पता नहीं मोदी जी करेंगे नहीं, उन्होंने कह दिया भाई विदेश यात्रा जा रहे हैं वो तो कल से इंग्लैंड जा रहे हैं, तो अगले वीक होगा, जो भी होगा उनके लौटने के बाद। आपको क्या लगता है कि इस पे बोलेंगे मोदी जी या राजनाथ सिंह बोलेंगे राजनाथ सिंह ही बोलेंगे। या जयशंकर भी बोल सकते हैं ये अगर ट्रंप देखिए, ये वाला तो हो ऐसी तो। चीज है, इतनी सेंसिटिव चीज है, इसमें कोई हल्की फुल्की बात तो कही नहीं जा सकती, और कोई सीक्रेट्स तो बताए नहीं जा सकते इन लोगों को। सीक्रेट्स अगर कोई जानना चाहता है तो इसका मतलब वो चाइना का गेम खेल रहा है, सीधी सी बात है ये। हाँ और कोई बिल्कुल है। बात ही नहीं है। अगर आप चाइना का गेम नहीं खेल रहे हैं तो आपको सीक्रेट्स क्या जानने की जरूरत है? आप क्या जानने की जरूरत है कि साहब के कितने गिरे? ये पूछो पाकिस्तान के हाँ कितने गिरे, तब तो हम माने। हमारे कितने हाँ गिरे तुम क्यों पूछना चाहते हो? हाँ सही बात है। तो उसके बाद भी जो है ना वो 16 घंटे वाला कल फाइनल हो गया है ये, कि 16 घंटे जो है वो ट्रेजरी बेंच ने उसने सब क्लियर कर दिया कि 16 घंटे डिबेट कराएंगे नेक्स्ट वीक में। लेकिन उसके बावजूद भी ये क्यों हंगामा कर रहे हैं? देखिए कल इन्होंने कितनी बेशर्मी दिखाई। कल सुबह राहुल गांधी बैठा हुआ था, मोदी जी भी बैठे हुए थे, सब लोग बैठे हुए थे जब पार्लियामेंट कल सुबह शुरू हुई थी, पहला दिन जब था। और उसके 5 मिनट बाद ही जैसे ही वो उन्होंने वो शोक संदेश वगैरह पढ़े ओम बिरला ने, उसके बाद उन्होंने शुरू कर दिया ये पहलगाम वाला हंगामा। और वहां से कैंसिल, वहां से जैसे ही 12 बजे तक के लिए वो उन्होंने खारिज की, तो वहां जाके खड़गे जी का केक काट रहे अंदर बैठ के। बेशर्मी तो आप देखिए ना इन लोगों की। मैंने तो सर पहली बार देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर परिसर में कहीं किसी का जन्मदिन ऐसे मनाया जा रहा है। अरे भाई तुम्हें केक काटना है अपना जाके बाहर मनाओ। एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि वहां डिबेट कराओ, सीरियस मैटर है, बहुत देश से जुड़ा हुआ मैटर है, और तुम्हें जो है केक काटना है 82-84 साल के आदमी का, तुम केक काट रहे हो वहां पे पार्लियामेंट में बैठ के। इनकी तो कोई मतलब, इन्होंने समझ रखा कि पिताजी का राज है, जो मर्जी करो, कोई रोकने टोकने वाला है नहीं। कमरे नई वाली पार्लियामेंट में बड़े बड़े कमरे मिल गए अब सबको, पहले वाले से बहुत डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल कमरे मिले हैं इस बार पार्लियामेंट में सबको। अब उसमें बैठते हैं, अपना जाके खाओ पियो मौज करो। वहां 4-4 5-5 तरह के केक हैं, ये प्रियंका गांधी के घर से बन के आया, ये फलाना लेके आया, एक काले रंग का, एक सफेद रंग का, एक पीले रंग का, ये शुगर फ्री है, ये फलाना फ्री है। ये पार्टियां दावतें हो रही है, कुछ है ना। ये चीजें अब बाहर आ जाती हैं मोबाइल से जब लोग वीडियो बना लेते हैं, पहले पता नहीं लगती थी अब ये चीजें। तो लोगों के सामने ये भी तो चीजें आ रही है कि आप एक तरफ तो बहुत सीरियस मैटर पर आप वहां पे आप कार्रवाई स्थगित करा के आ रहे हो, और दूसरे आके यहाँ पे आप पार्टी कर रहे हो। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है इसमें। और इसीलिए बिहार की पॉलिटिक्स में आपको लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा विचलित हो गए हैं लोग, क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो इनको रिलीफ नहीं दी एसआईआर वाले मामले में, हाँ और फिर अब कांवड़ वाले मामले में भी रिलीफ नहीं दी। अब आज इन्होंने वो जो रेफरेंस था प्रेसिडेंट का, उसके ऊपर भी आज हाँ सुनवाई शुरू कर दी। उसमें सुनवाई होगी आज से। तो हिला हुआ है थोड़ा विपक्ष, ये क्या हो रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम अनएक्सपेक्टेड सा ही हुआ है सब कुछ। इन्हें लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा। और इसके वैसे आप कुछ 2-3 डिसीजन और देखो आप वो। और ये तो इनके तो हम देख रहे हैं कि ये तो पॉलिटिकल मैटर हो गए थोड़े से, लेकिन कई डिसीजन लोग भूल रहे हैं पिछले दिनों कोर्ट्स ने कैसे कैसे दिए हैं। उदयपुर फाइल्स में जो है 6 कट और बता दिए हैं, मैंने कल बताया भी था, ट्वीट भी किया था आपको और मैंने, 6 वो कट है, ऑर्डर लेकिन 6 कट के ऑर्डर बाद की रिलीज कॉपी तो भी हो भेजी जाएगी थी ना मैंने वो, आपको। तो रिलीज हो हाँ जाएगी 6 कट के बाद। हाँ तो वो हो गया है। और और कई 6 कट कई हुए। मामूली से कट है, उसमें कोई खास बात नहीं है।
हाँ जो भी है, लेकिन आप ये देखना 52 कट पहले लगे हुए हैं, 6 और लगा देंगे। फिल्म फिल्म का जो क्रक्स है, मेन चीज, वो सब चीजें तो उसमें कमजोर तो पिक्चर पड़ती है, उससे बाधित तो चीजें होती हैं। आप इस तरह से करेंगे तो कंगना रनौत की इमरजेंसी अच्छी खासी फिल्म बनाई थी उसने, लेकिन वो जिस तरीके से उसमें से कई चीजें निकलवाई गई, वो फिल्म का इम्पैक्ट खराब हो जाता है, पिक्चर वीक हो जाती है, उसकी वजह से मानना पड़ेगा आपको। लेकिन ये मुंबई दंगों वाला जो है मामला, ये बड़ा वो हुआ साहब, ये सारे के सारे जो है इसमें बरी हो गए। अब मैंने ये पूरा जजमेंट तो पूरा नहीं पढ़ा, दो लेकिन मामले ऐसे हुए हैं, ये बताऊं मैं आपको। एक तो वो जो तबलीगी जमात वाला मामला है, जो कोविड वाला टाइम में, उसमें सारे के सारे छोड़ दिए इन्होंने, और वहां पे भी जो है सारे के सारे छोड़ दिए हैं, मुंबई वाला भी। दो लेकिन मामले बड़े एक तरफा से तबलीगी हुए हैं। तबलीगी वाला केस तो वैसे भी थोड़ा वीक केस था, बहुत स्ट्रांग केस नहीं था वो। लेकिन ये जो था आपका, इसका मैंने देखा है इसमें, तो ये इनका सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है। एविडेंस का जो एप्रिसिएशन नीचे वाले कोर्ट ने किया, आपने उसका ठीक उल्टा इंटरप्रिटेशन किया, तो इसका मतलब ये एक सब्जेक्टिव रीजनिंग है। क्योंकि हाई कोर्ट के लेवल पे एविडेंस दोबारा नहीं आती, नीचे जो एविडेंस होती है उसी को दोबारा देखा जाता है, इतना हुआ था इसमें। तो बड़ा एक विचित्र प्रकरण है, निश्चित रूप से, नो डाउट, नो डाउट कि ये विचित्र प्रकरण हुआ है। नहीं, इसमें ये भी है कि कुछ चीजों को लेकर पैरवी ठीक से भी नहीं हो पा रही है, मुझे ऐसा भी लग रहा है। कुछ चीजों पर ध्यान लेकर आप, आज की तारीख में तो हम कह रहे हैं कि भाई ठीक है, तबलीगी जमात वाला मामला बड़ा हल्का मामला था। अरे साहब, उस समय हमने तो दिल्ली में अपनी आंखों से सारा कुछ देखा है। उस समय तो भय का माहौल फैल गया, तो हो गया था पूरे दिल्ली में कि ये जमात वाले कहाँ कहाँ गए हैं। इधर कांधला, शामली, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके इनको पकड़ा गया था, रात को ढूंढ ढूंढ के। उस समय तो बड़ी, ये एक तरह से भूत प्रेत की तरह निकले थे ये वहां से लोगों। भाई आप जो भी बात है, अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप, तो फिर आप कैसे जा सकते हैं? ये सब जगह फैल गए थे, बड़ा सनसनीखेज था मामला। उस समय दहशत में थे लोग जिस समय ये घटना प्रकाश में आई थी। अब समय के बाद, अब आज का दौर जो है, सामान्य दौर में आप कह दें कि भाई ठीक है, उस समय की परिस्थितियां और थी, आज की और थी, लेकिन उस समय तो बड़ा भयावह मामला था ये। सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पे इकट्ठा कैसे हो रहे थे, और फिर उसके बाद वो सब चले जाते हैं अलग अलग इलाकों में। तो उस समय तो लोगों को ये लग रहा था कि यार एक ही जो है सबको पॉजिटिव कर देगा, अगर एक भी आदमी पहुंच गया है। तो उस समय तो ये स्थिति थी, और ये शुरू के 20 या 25 दिन में ही हुआ था, लॉकडाउन के शुरुआत में ही हो गया था, फर्स्ट मंथ में ही। ये तो है। एक तो मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप क्या सोच रहे हैं कि ये जगदीप धनखड़ जी का बिल्कुल। ये जो इस्तीफा हुआ वो किस कारण से हुआ है, तो यदि आपको कोई समाचार हो तो वो भी शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो हाँ टिप्पणी अवश्य इसके ऊपर कर दीजिएगा। हाँ। और एक साहब बड़ी जोर शोर से बात चल रही है कि साहब नीतीश कुमार को बनाया जाएगा उपराष्ट्रपति, ये क्या है? नीतीश कुमार अशोक गहलोत है दूसरा। अशोक गहलोत को कांग्रेस का अध्यक्ष बना रही थी सोनिया गांधी, मानना तो नहीं था तक, उसने कहा कि नहीं बनूंगा, नहीं जाऊंगा। लेकिन ये, अगर नीतीश कुमार स्वीकार कर लें तो मोदी जी बना जरूर देंगे, अगर नीतीश कुमार को हिंट दे दें अपनी कि मैं हाँ तैयार। लेकिन ये तो अभी तो 2 साल के लिए बनेंगे ना फिलहाल, तो फिर 4 साल के लिए इन्हें बढ़ाना पड़ेगा। कैसे होगा? या 6 साल के लिए बनेंगे? तकनीक वो क्या है इसमें कानूनी नहीं पहलू? नहीं, ये तो 5 साल करेगा, जिस दिन से बनेंगे उस दिन से 5 साल। और सब 5 साल के लिए बनेंगे ये वाले? अच्छा। ये वो राज्यसभा के वो बैलेंस वाला नहीं है कि साहब की बैलेंस टेन्योर, ना, अच्छा वो अच्छा। बैलेंस टेन्योर वाला मामला नहीं। 5 साल हाँ, के लिए बनेंगे अगले वाले जो 5 बनेंगे। साल का फुल तो टेन्योर फिर मिलेगा। तो नीतीश कुमार को बना देना चाहिए साहब, बीजेपी के पास लेकिन भी बहुत लोग ये अच्छा भी वो कह रहे हैं कि साहब कि अगर हेल्थ ग्राउंड पे जो कि अच्छे खासे हेल्दी दिख रहे हैं, तो उनको हेल्थ तो ग्राउंड ये पे तो नीतीश वो कुमार तो की हेल्थ तो
वो किसी ने ट्वीट भी तो किया है कि नीतीश कुमार तो पता लगा कि राज्यसभा के बजाय लोकसभा चले गए। मैं तो किसी का ट्वीट पढ़ रहा था कि भाई नीतीश कुमार के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि पता लगा जाना था राज्यसभा और लोकसभा में ओम बिरला की कुर्सी पे बैठ गए जाके। तो ये समस्या है कि नीतीश जी के साथ वो गजनी हो जाते हैं ना बीच बीच में। तो लेकिन कुछ और ठीक है। नाम सुझाइए आप। आज इस शो में हम बैठे ही हैं इसमें चर्चा करने, क्योंकि अभी तो 1-2 दिन के अंदर तो सब कुछ हो जाना है। आज तो मौका है कि कुछ इसमें नहीं नाम तो सुझाए अलग जाए अलग कि उसमें क्राइटेरिया में हम डिस्कस कर सकते हैं। यदि जाट को हाँ। जाट से रिप्लेस करेंगे तो कौन बन सकता है? नहीं, अभी कोई इस तरह से जातियों के हिसाब से तो मुझे नहीं नजर आ रहा कोई कि जाट को अगर जाट से रिप्लेस करेंगे तो कौन बन सकता है। अभी तो ऐसा कोई ऐसा नाम नजर नहीं आ रहा। हम्म, आपने एक बात वो भी सही कही मास लीडर वाली कि भाई ये पोस्ट ऐसी है कि इस पे मास लीडर को नहीं रखा जाता। ये बात तो सही है। जनरली एक एक हाँ भैरव सिंह जी का है, लेकिन भैरव सिंह जी भी तब रिटायरमेंट के करीब ही थे। हाँ, वो सही बात है। वो तो एक तरीके से उन्हें एक सम्मान दिया गया था कि भाई हाँ, वो राजनीति से रिटायरमेंट की रिटायर हो रहे पोस्ट थी हैं। कि हाँ भाई ठीक है एक ये रिटायर। ऊंची पोस्ट उन्हें नंबर 2 की पोस्ट जो है देश की वो उन्हें दे दी गई थी इस तरह की। तो वो तो अलग बात थी। लेकिन किसे बनाया जाएगा कि कौन बनेंगे? ये जयशंकर वयशंकर कोई बन जाएगा क्या? जयशंकर ऐसे ऐसे ठीक है, लोगों को भी बना देते साहब। बहुत अब बहुत जयशंकर यूजफुल जैसे है। लोग तो चला नहीं पाएंगे। एक्सटर्नल अफेयर्स में बहुत यूजफुल है वो, तो उनका तो कोई हाँ। सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि कई लोग राजनाथ सिंह जी का नाम ले रहे हैं। हाँ, और राजनाथ सिंह जी भी जो है ऑलमोस्ट जो है वो पिछले काफी समय से ऑलमोस्ट रिटायरमेंट मोड में ही है। जो उनका होना था बेस्ट वो हो चुका। प्राइम मिनिस्टर वगैरह कभी वो बनने वाले हैं नहीं। तो ये संभव है। आपको ध्यान होगा जैसे वेंकैया नायडू थे, पहले मंत्री थे, आई&बी मंत्री थे वेंकैया नायडू, और उसके बाद उपराष्ट्रपति बना दिया उन्हें। हो नहीं, एक सकता है और भी है कि कि साहब योगी जी को राजनाथ सिंह की जगह लाया जाएगा। अरे वो तो सब अब वो उस बात में कोई दम नहीं है। शिवराज सिंह चौहान में क्या दिक्कत है? शिवराज सिंह चौहान मास लीडर है, एक्टिव है, ले कोई है तो, रिटायरमेंट के लेकिन पास पास अब तो नहीं है। कृषि मंत्री हैं। कृषि मंत्री तो और भी ये काम तो कोई और भी संभाल लेगा। नहीं नहीं, कृषि मंत्री आप देखिए, मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत समय तक रहा हूँ, और जो कृषि क्षेत्र है न केवल अत्यंत महत्वपूर्ण है, और उसके लिए बहुत टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए। हाँ, इसीलिए तो शिवराज सिंह चौहान को बनाया अभी, तो क्योंकि इनका शिवराज सिंह इंटरेस्ट भी है चौहान इसमें। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके पहले जो थे वो तोमर और वो राधा मोहन सिंह, बेकार थे वो तो बिल्कुल। टोटल फेलियर थे। हम्म। शिवराज सिंह चौहान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ, और बढ़िया काम कर रहे हैं। ये इतने आज सालों भी में जो है पार्लियामेंट में बहुत अच्छा एक, कई डिबेट होने वाली थी आपको एग्रीकल्चर पे लेके, शायद कई वो लेके आए थे। मैं आपको बताऊं कि ये जो फार्म लॉज है ना, हम्म। फार्म लॉज जितना हंगामा हुआ, हाँ। ये फार्म लॉज जो है आज की डेट में 21 स्टेट्स में लागू हो गए। उनके अपने जो एपीएमसी एक्ट्स हैं, वो एक मॉडल लॉ था, उसके हिसाब से सारे के सारे चेंज कर दिए लोगों ने। हम्म। सभी जगह उनके कॉन्ट्रैक्ट पे फार्मिंग भी हो रही है, और आपके जो मंडी समिति की बिचौली जो आपके दलाली है बीच की, वो भी खत्म कर दी है। 21 स्टेट्स ने कर दिया। मैं तो पहले ही कह रहा था कि यार ये फार्म लॉ जो है, इसमें एक चेंज कर दो कि भाई ये पंजाब पे लागू नहीं होगा। समस्या समाप्त। बाकी सब जगह दिक्कत ही वही थी, और कोई दिक्कत ही नहीं थी किसी को भी। बाकी किसी को दिक्कत बाकी ही तो नहीं सब है। ऐसे कूदे हुए थे इसमें। यूपी में हमारा आपका मित्र जो है वो टिकैत, उसको योगी जी संभाल ही लेते। हाँ, नहीं, यहाँ यूपी में इतना था भी नहीं उसका विरोध। यूपी में इस बात को लेकर कोई यूपी विरोध नहीं था। ये सब लोग वहां पे जाके बैठ गए थे, तो इस वजह से थोड़ा सा माहौल बना था। मतलब यूपी में बेसिकली जो किसान है वो इसके कोई खास अगेंस्ट था भी नहीं। वेस्टर्न यूपी तो सारा गन्ना में कन्वर्ट हो चुका है साहब। हाँ, वहां यहाँ तो ऑलरेडी सारी वो जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। आज से नहीं हो रही, 30-35 साल से हो रही है। गन्ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही तो है। आप शुगर मिल के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं कि आप हमारी फसल एग्जैक्टली। सारी हम आपको देंगे।
यही तो होता है, उसमें बॉन्ड भरे तो जाते हैं, वही तो है सब सिस्टम, और है क्या है। तो यहाँ तो बड़ी आसानी से हो जाता है ये। सही कहा आपने, पंजाब को उसमें से एक्सक्लूड कर देते उस समय, और ये सब जगह आसानी से लागू हो जाता। लेकिन ये शिवराज सिंह चौहान कर सकते हैं, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो बिना हो हंगामे के आसानी से करी जा सकती है। ये हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे हैं कि भाई कि नीतीश कुमार वाला अनुमान इतना आसान सा है कि मुझे असंभव लगता है। नहीं, वो नीतीश कुमार का तो जो हेल्थ वाला मामला है ना, सबसे बड़ी बाधा वही है। देखिए, बात और सही कह उपराष्ट्रपति का पद राज्यसभा की वजह से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वहाँ की जो प्रोसीडिंग में जो उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, वो बड़ा एक सजग व्यक्ति का काम है साहब। और वहाँ सारे दिमागदार लोग जाते हैं राज्यसभा में, और थोड़ा सा होना, किसी इसी टाइप के आदमी को लाया जाना चाहिए। मैं तो अभी भी कहता हूँ शशि थरूर को बनाना चाहिए, खत्म करें इनका किस्सा कांग्रेस इन्होंने वालों शशि को। थरूर और हरिवंश दो के नाम लिखे। अच्छा, और फिर कहते हैं कि साहब कि जब उपराष्ट्रपति के त्यागपत्र की भनक किसी को नहीं लगी, तो मोदी शाह युग में उनके निर्णय की किसी को भनक लगेगी। यह सोचना ही कल्पना लोक में विचरण जैसा है। सही बात है। ये तो पता ही नहीं लगता वास्तव में किस मोदी जी का, वो तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि शायद नाम पे आज फाइनल भी हो गया हो, क्योंकि आज मीटिंग भी थी दिन में। अमित शाह, मोदी और कई सीनियर मिनिस्टर उसमें शामिल हुए हैं, बताया जाता है। एक मीटिंग हुई है हाई लेवल, तो ये सब चीजें तय कर ली गई होंगी कि आगे का लाइन ऑफ एक्शन क्या रहना है। और ये जल्द होने वाला है इसी, क्योंकि सेशन 1 महीना चलने वाला है। ये सेशन ऐसे नहीं चल सकता कि आप बिना उसके चलाते रहें। मुझे तो लग रहा है कि अभी अगला जो बड़ा मुद्दा है यही होने वाला है कि उपराष्ट्रपति का जो नए उपराष्ट्रपति का चुनाव। आप इसी सेशन में लग रहा नहीं आपको, या डिले होगा इसमें? मुझे तो लग रहा है कि अभी होगा फटाफट। चलिए देखिए, वही वाली बात है कि इनके निर्णयों का तो कौन अनुमान लगाए। हाँ, लेकिन देखिए, इस बार पश्चिम बंगाल में मोदी जी ने जिस तरह से हल्ला किया हाँ इलीगल्स के खिलाफ, वो भी अभूतपूर्व था। और दूसरी हाँ, और बात यह है कि उन्होंने, आपकी दिल्ली में जबरदस्त अफवाह चल रही है कि साहब कि कश्मीर में पता नहीं क्या होने वाला है। नहीं कुछ नहीं, क्या होने वाला है कश्मीर में, क्या होगा बताइए। अभी ये इससे बड़ा मसला कुछ है? आप देखिए, जो बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ा मसला है अपना पार्टी का अध्यक्ष बनाना, उसका नंबर ही नहीं आ रहा है। एक के बाद एक घटनाक्रम ऐसे हो जा रहे हैं कि वो सारी चीजें ओवरलैप हो जा रही हैं, कि वो प्रायोरिटी पीछे चली जा रही है कि अरे यार बाद में देखेंगे बीजेपी का अध्यक्ष। मेरे पास तो सुबह किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया, हमारे एक दर्शक ने जो हमारे यहाँ रेगुलर जुड़े रहते हैं। उन्होंने कह दिया कि क्या हर्ष जी, जगदीप धनखड़ बीजेपी के अगले अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। अरे मैंने कहा कि भाई महाराज माफ करो आप। इतनी ज्यादा अटकलबाजी मत लगाओ। जगदीप धनखड़ बीजेपी के अध्यक्ष बन रहे हैं। जब कुछ कोई कह रहा है कि जेपी नड्डा कि जेपी नड्डा को बना दो उपराष्ट्रपति। वैसे जेपी नड्डा तो मास लीडर है नहीं सर। ये नहीं, जेपी नड्डा कहा के मास लीडर है। यही तो कह रहा हूं, जेपी नड्डा को बना दें। एक बार विधायक बन गए थे, दूसरी बार हार गए थे। हाँ, और लोकसभा जीतने की उनकी हिम्मत नहीं हुई कभी। मैं कह रहा हूँ कि वैसे जेपी नड्डा का नाम लग रहा है साहब कि अगर बन जाए तो क्या दिक्कत है। बड़ा आसान डिसीजन होगा इनके लिए, तो फटाक से हो जाएगा काम। वहीं वो नेता सदन है, नीचे से जाके ऊपर कुर्सी पे बैठना है, जाके ऊपर की कुर्सी में बैठ जाएंगे। ये मैं रेकमेंड करता हूँ इसको। जी हाँ, मैं आपसे सहमत। तो हम जो है इस अभी फिलहाल इस वीडियो के 45 मिनट में 40 मिनट में हम जो है इस सहमति पे पहुंचे कि जेपी नड्डा जी जेपी को नड्डा का नाम हम उपराष्ट्रपति संस्तुति बनाया के लिए जाए। भेजते हैं कि जेपी नड्डा को उपराष्ट्रपति बनाया जाए। वो मास लीडर नहीं है। सर्वथा उचित है, और हाँ, उनकी रीढ़ की हड्डी भी नहीं है, तो इसलिए कहीं बिल्कुल। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं।
बिल्कुल, बिल्कुल साहब। तो आइए इसी बात पे, इसी सहमति के साथ आज का कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करेंगे। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। हर्ष जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। वंदे मातरम।